हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो ईवीएस की एनसीईआरटी ईवीएस की जो थ्योरी क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं हम उनको करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी क्लास नंबर 9 है। 8 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके ओरिजिनल क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर आए हुए हैं, जो आपके सीटेट के अंदर आए हुए हैं, और इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अब एग्जाम पास आएगा ना, हम जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं बाकी सब्जेक्ट के भी डालेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर लें। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तक पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रम से क्या होगी? देखिए, आप वीडियो को वहीं पर पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है देन आप वीडियो को प्ले करके आगे एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, क्योंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए ना, आप सबसे पहले डायरेक्शन को बनाओ। तो ये आपने डायरेक्शन बना ली, आपको पता है ये आपका क्या है, पूर्व है। इधर क्या है आपका, ये पश्चिम है। इधर ये आपका उत्तर हो गया और इधर क्या हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमेशा बीच में लेंगे। ठीक है, तो पढ़िए, आप ए से बी पर पहुंचना चाहता है तो आप ए मान लीजिए आपका यहां पर है। ठीक है, ए से उसे बी पर जाना है, तो ये आपका ए हो गया। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए, ए अगर आपका यहां पर है तो ए का ठीक उत्तर क्या होगा, इस साइड होगा ना। तो उत्तर में कितना, 120 मीटर। भाई मान लिया आपने 120 मीटर आ गया, और ये आपका क्या बताया है, ओ बताया है। उसके बाद बोल रहा है फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी पर पहुंचता है। तो देखिए, ओ से बी की तरफ ठीक पश्चिम दिशा में, तो देखिए ठीक पश्चिम क्या हो गया आपका, ये होगा, आपको अच्छे से पता है। और इधर आ गया वो 50 मीटर, और कहां पर पहुंच गया, बी के ऊपर पहुंच गया। यहां तक हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, आगे देखिए, ए की बी से दूरी बताइए। तो देखिए, ए की बी से दूरी बतानी है तो आपको यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है। ए की बी से दूरी बताइए और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। तो देखिए, बी के सापेक्ष बोल रहा है, तो मैंने हमेशा आपको बताया है जिसके सापेक्ष बोला जाता है ना, वहां पे आप फिर से डायरेक्शन बताइए, और जिस जगह के बारे में पूछा जा रहा है उसको आप नॉर्मल सी बात है आराम से बता देंगे। तो देखिए, यहां पर आपने फिर से डायरेक्शन बना ली डायरेक्शन। तो ये दिशा आपकी कौन सी हो गई, आप आराम से देख सकते हैं कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ये भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, तो आपका या तो बी में मिलेगा या फिर सी में मिलेगा। तो अब आपको सिर्फ दूरी निकालनी है। तो देखिए, अगर आप अच्छे से देखते हैं तो बी, ए और ओ ये क्या है, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो मैंने आपको इससे पहले ट्रिपलेट के बारे में बताया था। तो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट किस में यूज होते हैं, आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे 3, 4 और 5 है, और इसी तरह मैंने आपको बताया था 5, 12 और 13। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है किन्हीं दो नंबर्स का जो स्क्वायर होगा ना वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्रिपलेट, जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज होते हैं। और जो सबसे बड़ी वाली जो दिशा होती है ना, और जो सबसे बड़ी वाली जो लाइन होती है ना, वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, तो अब देखिए, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर ये क्या है 50 है, ये 120 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 5, 12 और 13 हो गए ना। मैंने क्या किया, तीनों के पास एक जीरो लगा दिया, तो बात वही बन गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 130 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो चलिए आगे चलते हैं, आप समझ गए होंगे ना। आगे चलिए, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच
रेलगाड़ी की औसत चाल यानी कि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में क्या थी, यह बताना है आपको। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्या होती है आपकी डिस्टेंस, क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। मैं काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसा। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप पुट कर दीजिए। डिस्टेंस हमारे पास क्या गिवन है 2268 किलोमीटर, और यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो कितना गिवन है 42 आवर। लेकिन ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, और हमें निकालना किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 5/18 से क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसको कट करना है तो कट आप आराम से कर सकते हैं। चलो मैं करके बता देता हूँ। फिर भी आप इसको 9 से कीजिए, 9 2 जा 18, इसको 9 से कीजिए, 9 2 जा, फिर 4 बचेगा तो 9 5 45 बच गया, 1 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर 2 से कर दीजिए, क्या आएगा 126 आएगा। उसके बाद आप 6 से कर दीजिए, 6 क्या आएगा 7 जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 21 आएगा। फिर 6 से 7 से कर दीजिए, 7 3 जा, और यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 3 हो गया, तो क्या आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। स्लोथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो देखिए स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं है। हम स्टेटमेंट ये पढ़ चुके हैं हमारी थ्योरी में, मैं इसलिए बोलता हूँ कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं, हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो 42 घंटे नहीं सोता। हमने थ्योरी में पढ़ा था कितने घंटे सोता है, सिर्फ और सिर्फ 17 घंटे। तो देखिए इसमें भी 17 घंटे नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसमें भी 17 घंटे है और इसमें 17 घंटे है, लेकिन मैंने क्या बताया था, स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर चिंपैंजी बताया है तो चिंपैंजी जैसा नहीं दिखता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, स्लोथ ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू होते नहीं है, ठीक है। ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। पत्ते खत्म हो जाने पर ये किसी दूसरे पेड़ पर जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लगभग 40 वर्षों के जीवन में, तो आपसे पूछा जा सकता है अगर जो इनका औसत जीवन होता है ना, औसत जीवन काल है, मतलब कितने वर्ष तक ये जीवित रह सकते हैं, तो लगभग कितना होता है 40 वर्ष। तो 40 वर्षों के जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे भी उतरते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जब किसी एक कपड़े के टुकड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। तो पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो साइंस है ना, साइंस की जो 6th क्लास है, 6th क्लास से उठाया गया है, वहां पर इन सारी विधियों के बारे में बताया है। अब हम साइंस को भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप निस्यंदन देखिए, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा निस्यंदन, यानी कि फिल्ट्रेशन। यानी कि एक कपड़ा है आपके पास और उस कपड़े के ऊपर क्या कर रहे हैं आप, दूध को उड़ेल रहे हैं, तो जो मलाई मलाई है ना वो उस कपड़े के ऊपर रह जाएगी और जो दूध है वो क्या हो जाएगा आपका नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस विधि को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक होता है अवसादन, सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, जो आपकी भारी चीजें हैं ना, आप ऐसे मानिए जैसे आपके पास पानी है और पानी के अंदर क्या है, रेत के कण है, ठीक है। आपने रेत डाल दी, बजरी डाल दी, तो क्या होगा, जो बजरी है ना वो आपकी नीचे बैठ जाएगी, इसको अवसादन बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जो आपका हल्का पानी है ना, पानी आपको क्या रहेगा, ऊपर नजर आएगा, तो इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। एक आपका होता है निस्तारण, ठीक है। निस्तारण में क्या होता है, निस्तारण भी इसी तरीके से होता है। इसमें क्या होता है ना, दो चीजें जब आपस में मिलती नहीं है ना तो उनको अलग किया जाता है। जैसे आप इस तरह से समझिए, आपके पास पानी है और पानी के ऊपर आपने डाल दिया तेल, तो पानी और तेल है ना कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं। तो इस टाइप से जब हम तेल और पानी को अलग करते हैं ना, तब हम निस्तारण का यूज करते हैं। और एक आपके पास होता है निष्पावन। अब ये नाम से पता चल रहा है, पावन यानी पवन। आपने देखा होगा जब हम खेत में गेहूं निकालते हैं, तो गेहूं निकालने के बाद जब हम बोरी में या कट्टे के अंदर उसको भरकर घर पर लाते हैं ना, तो हमारी मम्मी या हम लोग क्या करते हैं, छाछ लेकर हम अलग करते हैं। वहाँ पे कुछ मोटे मोटे कण रह जाते हैं जो भुस्से के होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, जब हवा चलती रहती है ना तो हम छाछ लेकर और उन कण को अलग करते हैं, तो वो आपकी निष्पावन होती है। यानी कि पवन की सहायता से आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं, वो आपका होता है निष्पावन। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए
गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। यानी कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है ना, वो किसके इक्वल है? 110 मीटर के इक्वल है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो देखिए भाई, नॉर्मल सी बात है, हमें गिवन क्या है? 1 सेंटीमीटर किसकी इक्वल है? 110 मीटर के, और हमें निकालना क्या है? 10.7 सेंटीमीटर निकालना है। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे? 110 को 10.7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए आप मल्टीप्लाई। यहाँ पर अगर जीरो आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, लास्ट में एक जीरो आएगा, दशमलव लगेगा तो वो जीरो हट जाएगा। आप कैलकुलेशन करना सीखे, ठीक है? तो 11 को 7 से करोगे, क्या आएगा? 77। 7 बचेंगे, फिर से 7 हो जाएगा, और 11 कम क्या हो जाएगा? फिर से 11 हो जाएगा। मैंने बताया था लास्ट में एक जीरो आएगा, वो इस पॉइंट के कारण, इस दशमलव के कारण क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो 1177 क्या आया आपके पास? मीटर आया। लेकिन आंसर किस में गिवन है हमारा? किलोमीटर में। तो किलोमीटर के लिए क्या करेंगे हम? 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 3 के बाद क्या लग जाएगा आपका? दशमलव लग जाएगा। तो 1.177। तो कहाँ पर है आप देखिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.177 किलोमीटर। आगे चलते हैं। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? मैंने आपको बताया है, डेली आप एक मैप की प्रैक्टिस कीजिए, आपके दिमाग में मैप जो है ना वो सेट हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इस साइड आपका क्या है? अरब सागर। ये जो एरिया है ये अरब सागर का है। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए ये आपका क्या है? तमिलनाडु। यहाँ पर क्या है? ये आपका आंध्र प्रदेश। ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये क्या है? उड़ीसा। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। और ये आपका बांग्लादेश आ जाता है, जो देश है ना बांग्लादेश, वो है यहाँ पर। तो नॉर्मल सी बात है। अब आप ऑप्शंस को देख सकते हैं भाई, बंगाल की खाड़ी साइड यही आते हैं ना। तो तमिलनाडु, ठीक है, मिल गया हमें। आंध्र प्रदेश हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा भी हमें मिल गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी। बाकी देखिए गलत क्यों है? केरल कर्नाटक कहाँ पर आते हैं? अरब सागर में आते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। केरल फिर दे दिया तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि केरल कहाँ पर आता है? आपकी अरब सागर की साइड। महाराष्ट्र कहाँ पर आता है? आपके अरब सागर की साइड, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल किस दिशा में है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश कहाँ है। जब आप मैप को अच्छे से करेंगे ना तभी इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आप नॉर्मल सी बात है तुक्के ही लगाएंगे, और तुक्के जरूरी नहीं है आपके सही हो, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ये आपका मध्य प्रदेश है, एमपी यहाँ पर है। और इसने पूछा है अगर इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल किस दिशा में है? तो एनसीईआरटी जब मैंने आपको करवाई थी ना, तो वहाँ पर मैंने मैप भी लगाया था एनसीईआरटी का, और वहाँ पे मैंने आपको समझाया था अगर हमारे जो सबसे ज़्यादा जो घने जंगल है ना वो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व के अंदर, यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हो गए ना, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, उस साइड। तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये किस साइड पड़ता है? मैंने बताया ना, डायरेक्शन बना लो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर। तो इस साइड पड़ता है। ये किस साइड होगी? आपका उत्तर पूर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्व, यानी कि आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? सबको पता है भाई, नॉर्मल सी बात है, 8848.16 ये है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर लगभग पूछी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में इसको कहते क्या है? सागर माथा कहते हैं, ठीक है। और जो आपको पता है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, अब जो भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, कौन थी? बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल। ये क्वेश्चन हम आराम से कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी आपकी K2, ठीक है। क्या होगी? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। लेकिन ये आपकी कहां पर है? ये आपकी ट्रांस हिमालय में पड़ती है। ट्रांस हिमालय क्या है मैं आपको फिर बताऊंगा कभी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर पड़ती है। लेकिन आपसे अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय के अंदर है, अगर हिमालय के अंदर पूछे ना भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी कहां की होगी? कंचनजंगा, जो आपकी कहां पर पड़ती है? सिक्किम के अंदर, ठीक है। कंचनजंगा जो कहां पर पड़ती है? सिक्किम में। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। टूटता तारा, भाई सबको पता है टूटता तारा, आप यहां पर देख रहे होंगे, ये होते हैं आपके टूटता तारा, ठीक है।
एक पूंछ की तरह होते हैं, पीछे आपको एक पूंछ दिखाई देगी, और जैसे ही ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो ये खुद से जो हमारा जो घर्षण बल होता है ना, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाते हैं, ये धरती तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपकी उल्का, ठीक है, यानी कि मीटियोर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भाई खेजड़ी वृक्ष आपको अच्छे से पता है कहां पर पाया जाता है, रेगिस्तान में। तो देखिए ऑप्शन, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, एकदम सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी आपका सही है। आगे चलते हैं। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, ये आपका रॉन्ग है। ये बात बोली जा रही है रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, गलत हो जाएगी। आगे देखिए। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी आपका सही है। आगे देखिए। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां पाई जाती हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि ये फिर से हो गया आपके रेगिस्तानी ओक के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन जो खेजड़ी वृक्ष है वो कहां पर पाया जाता है, भारत में, राजस्थान के अंदर रेगिस्तानों में, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, यानी कि आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। खेजड़ी वृक्ष देखिए मैंने बता दिया, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इस पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, और खेजड़ी पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में याद रखना। कहां पर पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में। आगे चलते हैं। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो बताइए यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है। देखिए हमने एनसीईआरटी में घर टॉपिक किया था, तो वहां पर मैंने सभी घरों की विशेषताएं बताई थी, ठीक है, और मैं एक्सप्लेनेशन में भी इन चीजों को करवाता हूं। तो ये स्टेटमेंट कहाँ की है, ये है आपकी राजस्थान की, और जो किसने दी थी, कांसीराम ने दी थी। मैंने करेक्टर का नाम भी आपको बताया था। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट, और देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, वहां पे 10 से 12 फुट लिखने के बजाय 3 से 3.5 मीटर लिख रखा था। तो जब आप मीटर को फुट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से 12 फुट ही बनते हैं, ठीक है। और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो जब भी बांस के खंभों पर बनाने की बात आए ना, तो वहां पर आपकी बात हो रही है हसम के घर की, और करेक्टर का नाम क्या है, भूपेन, ठीक है। और अंदर से कैसे बने होते हैं, ये लकड़ी के बने होते हैं। आगे देखिए। हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, और यह एक पहाड़ी इलाका है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, आपकी मनाली, हिमाचल प्रदेश की, और करेक्टर कौन है, आपकी चमेली, जिसने बोली थी ये बात, ठीक है। तो देखिए आप याद रखना, इसमें भी लकड़ी आ रहा है, इसमें भी लकड़ी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ी की बात है, यहाँ पर पत्थर और लकड़ी की बात है, ठीक है। तो दोनों में आप डिफरेंस करना। तो जब भी पत्थर और लकड़ी की बात आए तो वो मनाली, हिमाचल प्रदेश होगा। आगे देखते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। हमें अभी पढ़ा ना, अभी यही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये कहाँ के बारे में बात है, राजस्थान के बारे में, और करेक्टर कौन है, कांसीराम। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अरे इतने ऊंचे मकान, बहुमंजिला इमारत, तो जब भी आपसे बहुमंजिला इमारत के बारे में बात हो, ऊंचे मकानों के बारे में बात हो, तो आप बात करेंगे दिल्ली व बड़े शहरों के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। देखिए, मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैं आपको करवा चुका हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज इट इज ही मिलेंगे, इसलिए ही मैं आपको बोलता हूं। तो यह छात्र कहां से आया है, सरसों के तेल में जो मछली बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है आपकी कश्मीर के अंदर। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। और अगर नारियल के तेल के बारे में बात की जाए ना, तो वो आपकी बनाई जाती है गोवा के अंदर, ठीक है। लेकिन नारियल के तेल में पकी हुई टैपियोका के साथ, जब टैपियोका के बारे में बात आ जाए ना, तब आएगा आपका केरल।
तो ये सारी चीजें आप याद रखना, ठीक है। और एक नाक के बारे में, सांप के बारे में आया था कि भाई जहां पर सांप खाना पसंद किया जाता है वो कहां पर था आपका, हांगकांग में, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए लिचेन कहती है मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरी माँ सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर लिंग हु फेन किसको बोलते हैं, सांप से बनी एक डिश होती है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो कहां पर है ये, आपके हांगकांग के अंदर। आगे देखिए सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध कहां से है, कश्मीर से, और करेक्टर कौन है, जूनी, ठीक है। नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, मैंने आपको बताया ना, गोवा। लेकिन नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। जब भी टैपियोका आ जाए तो बात हो रही है आपकी केरल की, और करेक्टर कौन है आपका, टॉमस, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी कि 100 केजी से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। ये आपका गलत है। हमने हाथी वाला क्वेश्चन हमारे पास काफी बार आ चुका है और एनसीईआरटी से एज इट इज ही आता है। तो वहां पर 2 क्विंटल के बारे में बात नहीं हो रही थी, वहां पर बात हो रही थी 100 केजी। अब जो सबसे बड़ा हाथी है ना वो मैक्सिमम कितना खा जाता है एक दिन में, 100 केजी। तो ये गलत हो गया ना आपका। आगे देखिए अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था जो हाथी होते हैं ना वो दिन में मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, 2 से 3 घंटे ही आराम करते हैं। तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई, आपकी गलत हो गई। आगे देखिए यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का जो भार है वो सामान्यतः 200 केजी होता है। ये आपका करेक्ट है। आगे देखिए अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। ये भी आपका गलत है, क्योंकि मैंने बताया ना 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगर आपने अच्छे से उन नोट्स को पढ़ा है ना, जो मैंने वीडियो करवाई है, अगर आपने उनको अच्छे से देखा है ना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना है, सीधी सी बात है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उनको अच्छे से कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उस समूह को चुनिए जिनका पुनः चक्रण के बाद प्रयोग किया जा सकता है। पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसको आप दोबारा यूज कर पाओ, किसी ना किसी तरीके से दोबारा यूज करते हैं आप। तो देखिए पॉलिथीन बैग, कागज, बैटरी और मोबाइल फोन। देखिए जो मोबाइल फोन है ना ये डिजिटल वेस्ट के अंदर आ जाता है, ये पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखिए चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल और बैटरी, ये भी आपका नहीं होगा चादरों की वजह से, क्योंकि जो आपकी बेडशीट्स होती है ना उनका भी पुनः चक्रण नहीं होता है। आगे देखिए लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, पुनः चक्रण वाली हैं। आगे देखिए चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज और प्लास्टिक फूलदान और चादरें, ये भी आपका नहीं होगा। भाई चादरें आ गई और जो लकड़ी का मेज है ना इसका भी पुनः चक्रण नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, मिलान कीजिए। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर पूछा है छोले भटूरे कहां पर खाए जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कहां पर खाए जाते हैं, पंजाब के अंदर। तो यानी आपका ए का ई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नारियल डली कली के साथ उबला हुआ टैपियोका। मैंने आपको बताया है जब भी टैपियोका के बारे में बात आ जाए तो क्या आएगा आपका, केरल आएगा। यानी कि 2 का क्या होगा, आपका बी होगा, और 1 का क्या होगा, आपका ई होगा। मैं आपको बता चुका हूं। अब 3rd नंबर देखते हैं। सरसों के तेल में बनी मछली, मैं आपको बता चुका हूं जब भी सरसों के तेल में बात आए तो कहां पर जाओगे आप, कश्मीर के अंदर। यानी कि आपका 3rd का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 4th बचा है, 4th देख लीजिए आप। नारियल के तेल में बनी मछली, मैंने आपको बताया है जब भी नारियल के तेल में बनी मछली की बात आए तो आप कहां पर जाएंगे, डायरेक्ट गोवा के अंदर। यानी कि 4th का क्या हो जाएगा, ए। अब आप मिला लीजिए, आंसर नंबर डी। यानी कि 1st का ई, 2nd का बी, 3rd का डी और 4th का ए। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। तो देखिए ये आपके 15 क्वेश्चन थे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप बार बार इन वीडियोस को रिवाइज कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम बहुत ही ज़्यादा जो आपके MCQ हैं, जो आपके PYQ सीरीज़ हैं, उनको लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आपको अच्छे से पता है इस बात के बारे में। आप थ्योरी कितनी भी याद कीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए थैंक यू।